अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एश साइंसेस। आज हम वो टॉपिक लाए हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। असल में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी। हमको एक्सेप्शंस तो आते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन फिर उन थोड़े देर बाद हम वो भूल जाते हैं। आज हम इस एक्सेप्शंस को फुल रीजंस के साथ पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने के बाद हमें जो है ये एक्सेप्शंस वो बहुत देर तक याद रहेंगे। हम एक्सेप्शंस को सिर्फ नहीं पढ़ेंगे बल्कि उनके रीजंस को भी पढ़ेंगे कि एक्सेप्शंस क्यों हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन तो सबको आना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। हमारे पास इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसकी डिफिनीशन में वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी ये हम बॉन्डेड स्टेट, जब एटम्स बॉन्डेड स्टेट में होते हैं तो उस कंडीशन में हम आयोनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट को नहीं ला सकते, बल्कि ये एप्लीकेबल है फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। गैसियस क्यों लिखा है? गैसियस इसलिए लिखा है कि गैसियस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बॉन्डेड होते हैं, उनका निकालना आसान होता है। ठीक है। अच्छा जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या है हमारे पास? यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलोजूल पर मोल। ठीक है। आज जिस चीज़ के लिए आप ये लेक्चर देखना चाहते हैं वो तो एक्सेप्शंस है, तो उन एक्सेप्शंस को डिस्कस करने से पहले हम इस आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड डिस्कस करते हैं कि इसका जनरल ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, अगर हम पीरियड्स में देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स कैसे होते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं। ठीक है, न्यू शेल नहीं बनता, बल्कि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं। जैसा जब इलेक्ट्रॉन का नंबर तादाद ज़्यादा होता है तो इसी तरह प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से होल्ड करते हैं। दैट्स वाई इन पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। वाइल इन ग्रुप्स हम कैसे पढ़ते हैं? डाउनवर्ड, टॉप टू बॉटम। हमारे पास टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि हमें पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एडेड होते हैं टू न्यू शेल्स बनते हैं, जिसकी वजह से साइज ऑफ द आइटम ज़्यादा होता है। जब साइज ऑफ द आइटम इंक्रीज होता है तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो हमारे पास जो है आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम हो जाती है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान बन जाता है। ठीक है। अच्छा जी, जब हमने पढ़ा कि पीरियड्स में इंक्रीज होती हैं, ठीक है, और ग्रुप्स में डिक्रीज होती है, तो लिफ्ट पे जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लिफ्ट में जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। और लिफ्ट में फिर सबसे बॉटम में जो है दैट इज सीजियम, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो है वो एटॉमिक साइज है। दैट्स वाई इट इज़ द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जबकि हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो फिर हमारे पास राइट टॉप पे जो एलिमेंट जो एटम होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जैसे कि हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फिर जो है वो नोबल गैसेस के है। हाँ, हीलियम वाले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है। अभी एक्सेप्शंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जनरल रूल, ये यूनिवर्सल रूल है और ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ये रूल हमें याद रखना चाहिए। कौन सा है वो? कि आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ये सब के लिए हर कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दिया गया है सोडियम, फिर दिया गया है Na+1, फिर Na+2, इनमें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसके हैं? तो हमारे पास थर्ड आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अंडरस्टैंड? एक नेवर चेंज रूल है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास इसकी
पीरियड्स में जो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो फिर बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज़्यादा होना चाहिए, सही है अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन हम ऑब्ज़र्व क्या करते हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि बेरिलियम की एनर्जी वो हमारे पास बोरॉन से ज़्यादा है। बेरिलियम की एनर्जी किससे ज़्यादा है? बेरिलियम की एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा है। होना चाहिए कि बोरॉन की ज़्यादा होती, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो बेरिलियम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है? स्टेबल है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? स्टेबल है। इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से हमारे पास जो बेरिलियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है देन बोरॉन, ठीक है। अच्छा, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसको हम देखें 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2। बोरॉन की क्या है? 1s2 2s2 2p1। अब इधर देखिए, इधर हमारे पास जो p है, p उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। जबकि इसका जो है बोरॉन का, उसको हम उसमें s है सारे और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? स्टेबल है। इसी तरह ही दूसरा एक्सेप्शन जो है वो ये है कि ऑक्सीजन चूंकि राइट साइड पे है, नाइट्रोजन से दूर है राइट साइड पे, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होना चाहिए देन नाइट्रोजन। लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं, नाइट्रोजन की ज़्यादा है देन ऑक्सीजन। रीज़न इज सिंपल, क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 है, तो 1s2 2s2 2p3। देखते हैं हम s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल। p में चूंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये इनकम्प्लीट फील्ड है, बट ये स्टेबल है, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन को, तो 1s2 2s2 2p4। तो फिर से हमारे पास यही कंडीशन है। इसमें ये तो फुल फिल्ड है, ये भी फुल फिल्ड है और ये पार्शियली फिल्ड है। रीज़न ये है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, ठीक है। उसमें हाफ फिल्ड या ऑर्बिटल्स नहीं है या पार्शियली फिल्ड, बल्कि इनकम्प्लीट फिल्ड है। जबकि ऑक्सीजन में पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, ठीक है। सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो है वो तो ग्रुप नंबर 13 में है, वो तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा पीरियड थर्ड उसमें भी एक्सेप्शन है। उसमें एल्यूमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम अकॉर्डिंग टू रूल, बट मैग्नीशियम का ज़्यादा है देन एल्यूमिनियम। इसका रीज़न क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 12 है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो, p में चूंकि 3 ऑर्बिटल है, वो फुल फिल्ड है, s फुल फिल्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मैग्नीशियम का। जबकि एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो इसका क्या है? हमारे पास पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इस वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। दैट्स वाई मैग्नीशियम का स्टेबल और मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। इसी तरह नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है वो फास्फोरस और सल्फर के बीच है, ठीक है। होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो देन फास्फोरस, बट फास्फोरस की ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगेन, ठीक है। फास्फोरस 15 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक हो गया। 10 12 15 और इसका 1s2 2s2 और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 4s1, ठीक है, विच इज अनस्टेबल एज कम्पेयर टू फास्फोरस। अच्छा जी, अभी आते हैं सबसे मेजर एक्सेप्शन की तरफ। जो सबसे बड़ा एक्सेप्शन है इन आयोनाइजेशन एनर्जी, वो है इन ग्रुप नंबर 3a, या आप इसको ग्रुप 13 भी कह सकते हो, बोरॉन फैमिली, नॉन इज बोरॉन फैमिली। जिसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जिनमें आता है बू अली गिलानी इंडियन थे, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, फिर है इंडियम, फिर है थैलियम, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू जनरल रूल हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो फिर बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। लेकिन नहीं, एक्चुअल आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं इन रियलिटी, वो ये है कि बोरॉन की तो सबसे ज़्यादा है,
ठीक है। लेकिन फिर ये थैलियम लास्ट से आता है, लास्ट से सेकंड नंबर पे जंप करता है, सेकंड नंबर पे इसके है, फिर गैलियम के हैं। लेकिन गैलियम की आयोनाइजेशन जो है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, और इसी तरह फिर इंडियम लास्ट में जाता है, ठीक है। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी में ये जो एक्सेप्शन है, इसको याद करने का तरीका ये है कि जनरल ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5, सबसे पहले फिर 1 एलिमेंट का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवे का। लेकिन ये वाला एक्चुअल तो ये है, तो इसको रिमेंबर करने के लिए आप इस नंबर को कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो एक 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 ही रहेगा, ठीक है, एक एक ही रहेगा। सेकंड नंबर पे फिर हमारे पास पांचवी पोजीशन से आता है, तो 1 5, फिर तीसरी पोजीशन वाला है, तीसरी पोजीशन वाला है अपनी जगह, फिर सेकंड पोजीशन वाला जो है वो फोर्थ वाले के जगह पे जाता है, और जो पांचवी पोजीशन पे जो था वो तो फर्स्ट पे आ गया, ठीक है, लेकिन चौथी पोजीशन वाला जो है वो पांचवी पे चला गया। तो ये जो है ये नंबर आप जो है वो याद रखोगे कि फर्स्ट नंबर पे जो है वो बोरॉन है, फिर टेलियम है, फिर गैलियम तीसरी वाले से है, फिर सेकंड वाला है एल्युमिनियम, फिर है एंडियम, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका रीज़न क्या है, इस बड़े एक्सेप्शन का जो रीज़न है वो है लिंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या है, लिंथेनाइड कंट्रैक्शन। सबसे पहले लिंथेनाइड कंट्रैक्शन होता क्या चीज़ है, लिंथेनाइड कंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज इन साइज है। डिक्रीज क्या है, डिक्रीज इन साइज ड्यू टू व्हाट, डिक्रीज इन साइज ऑफ atoms having D and F orbitals due to poor shielding effect। अच्छा जी, लिंथेनाइड का, अच्छा जी, जब डिक्रीज साइज कम हो जाएगा, साइज क्यों कम होता है, क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल का शेप इस तरह है कि वो जो है जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको स्क्रीन नहीं कर सकते, उनका साइज इतना, उनका शेप इतना पेचीदा है डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट पोअर हो जाता है। और जब शील्डिंग इफेक्ट पोअर हो जाता है तो जो एटम है वो कंट्रैक्ट कर जाता है और न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो गैलियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, क्योंकि गैलियम में 3D ऑर्बिटल है, और हमें पता चला है कि डी जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं कर सकता एज़ कम्पेयर टू एस वगैरह। इसलिए हमारे पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो है इसका होल्ड ज़्यादा है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, थैलियम का जो है वो क्यों ज़्यादा है देन गैलियम, एल्यूमिनियम एंड एंडियम, क्योंकि उसमें जो है एफ ब्लॉक कंट्रैक्शन हुआ है, उसमें एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, जिसकी वजह से एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग इफेक्ट है उसके एटम में। वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल जो है न्यूक्लियस के होल्ड से प्रिवेंट नहीं कर सकते, इस वजह से थैलियम का जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। थैलियम का क्या है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन बोरॉन से कम है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सेप्शन सीखी और इनकी रीज़न सीखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस करेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शंस की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच।